नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत महेंद्रनाथ योगी की 25वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को याद किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि महंत महेंद्रनाथ का संपूर्ण जीवन समाज सेवा और गौ सेवा को समर्पित रहा है। उन्होंने थारू जनजाति के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। धर्म की परिभाषा को केवल आस्था तक सीमित न रखते हुए सभी के विकास से जोड़ा है। 25 वर्ष के बाद भी यहां की जनमानस में के लिए स्मरणीय बने हुए हैं। उन्होंने 25 वर्ष पहले जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था वे मूर्त रूप लेते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर मंदिर के भौतिक विकास का हो, मंदिर परिसर के अंदर जन सुविधाओं के विकास का हो, मंदिर के द्वारा संचालित होने वाले तमाम प्रकार के सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रकल्प हों, ये सभी तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। खासतौर पर अक्सर हम इन बातों को देखते हैं कि कोई भी धर्मस्थल जो उसका प्राथमिक दायित्व होना चाहिए कि समाज की आस्था का प्रतीक तो बने ही, साथ साथ अपनी सेवा के माध्यम से वह लोक कल्याण का, जन कल्याण का एक मजबूत केंद्र बनकर के उभरे। आज याद करिए, देवीपाटन मंदिर आज से 35-40 वर्ष पहले केवल मंदिर तक सीमित था। धर्मशाला भी ठीक नहीं थी, टूटी हुई थी, अन्य जन सुविधाएं नहीं थी। मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को या प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं को अनेक कठिनाई होती थी। अब सोचो, जिस मंदिर के पास अपनी स्वयं की सुविधा न हो, वो अन्य क्या कार्यक्रम आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ी। आज यहां पे श्रद्धालुओं के लिए या कोई भी आता है मंदिर के भंडारे में, वह निःशुल्क प्रसाद ग्रहण कर सकता है। मंदिर कैंपस में धर्मशालाएं बनी हुई हैं, यात्री विश्रामालय बने हुए हैं, गौ सेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं। मंदिर के परिसर में ही थारू जनजाति से जुड़े हुए छात्रों के लिए एक उत्तम छात्रावास का निर्माण और उनके पठन पाठन की व्यवस्था मंदिर के द्वारा संचालित ही सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय में किया जाता है। ये थारू जनजाति के लिए जो छात्रावास यहां पर बनाया गया है, ये 1994 में इसको प्रारंभ किया जा चुका था। 1994 से लेकर के अनुमान करिए पिछले 31 वर्षों से इस छात्रावास से निकले हुए छात्र समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए आज राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं।
भारत और नेपाल की सीमा की संवेदनशीलता हम सबके लिए सर्वविदित है। थारू बाहुल्य गांव है, थारू जनजाति से बाहुल्य गांव इन क्षेत्रों में है, उपेक्षित पड़े हुए थे। वहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई जन सुविधा नहीं थी, स्कूल नहीं थे। 1994 में उन बच्चों को वहां से ला करके यहां मठ में रख करके, मंदिर परिसर में रख करके उनके लिए व्यवस्था की गई और आज अति उत्तम छात्रावास के माध्यम से इन बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था भी है, जहां के माध्यम से वे अच्छी शिक्षा अर्जित करके राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। यानी धार्मिक संस्था केवल आस्था का केंद्र नहीं, राष्ट्रीयता की प्रेरणा की भी केंद्र बिंदु बन सकती है। यह संस्था के द्वारा यहां पर किया गया। यहां पर मां पाटेश्वरी के नाम पर एक सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय संचालित है, अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। न केवल कस्बे के लोग बल्कि अगल बगल के गांवों की भी बड़ी संख्या में बच्चे वहां आकर के उत्तम शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में अगर एक धर्मस्थल इसी प्रकार से जागरूक बनकर के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे तो इससे बढ़कर के कार्य और कोई नहीं हो सकता। याद करना, हमें इस बात को याद रखना होगा हमेशा, धर्म का मतलब केवल उपासना विधि नहीं होती। धर्म का मतलब केवल आस्था नहीं होती। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होता। धर्म का मतलब, अगर आप भारतीय दर्शन के अनुसार इसकी वास्तविक परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष का यानी विकास के, भौतिक विकास के लिए भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करे और परलोक के लिए मुक्ति के मार्ग का भी हमारा प्रशस्त कर सके, वह एक व्यवस्था ही धर्म है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास के कार्य, भौतिक विकास का मार्ग बिना कर्तव्यों के निर्वहन के नहीं संभव हो सकता। हम जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, वही हमारा दायित्व बनता है। और उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तब देश मजबूत बनता है। यह वर्ष देश के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली वर्ष है। सौभाग्यशाली इस मायने में, भारत की अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आज से 149 वर्ष पूर्व यानी 150वें वर्ष में वंदे मातरम का यह राष्ट्रीय गीत भी पहुंच गया है। यह वर्ष
धरती आबा के रूप में जाने जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती का वर्ष है। उधर लखनऊ में राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी दिवस के संबंध में आयोजित पूर्वावलोकन कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बता दें आपको कि यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि हम सब लोग अवगत हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमारी जनजातियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पूरे देश में है और खासकर उत्तर प्रदेश में इन लोगों का विशेष महत्व, चाहे आजादी की लड़ाई रही हो, उससे पहले का कार्यकाल रहा हो, जो भी राष्ट्र हित के संघर्ष हुए हैं उसमें अनुसूचित जनजातियों का, हमारी जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज जिन्हें हम कहते हैं, उनका अतुलनीय योगदान राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए हमेशा रहा है। और इसमें जनजाति के लोक नायक बिरसा मुंडा जी को भगवान की तरह पूजता है, उनको आराध्य देव की तरह सम्मान देने का काम करता है। 2022 में भारत सरकार के द्वारा लोक नायक बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। उसी के क्रम में हम अपने पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव पखवाड़ा मनाने का काम कर रहे हैं। हमारे सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में इसको हर जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है और नोडल दायित्व हमारे समाज कल्याण विभाग को इसको सौंपा गया, जिसके माननीय मंत्री जी आपके बीच में बैठे हैं, उसके समस्त अधिकारी भी बैठे हैं, विस्तृत रूप से आपको उसकी भी जानकारी देंगे। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है। और लखनऊ में जनजाति गौरव दिवस के इस पुनीत अवसर पर हम लोग 13 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक का कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय जनजात भागीदारी उत्सव के रूप में 6 दिवसीय कार्यक्रम ये आयोजित करने का काम करने जा रहे हैं। इसमें 15 नवंबर को इस कार्यक्रम में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी रहने वाले हैं और इसी का ये माननीय मुख्यमंत्री जी सोनभद्र, जो जनजाति बाहुल्य जिला है, जो हम लोगों का प्राकृतिक और अन्य चीजों से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, वहां के कार्यक्रम में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को रहने वाले हैं। ये जो आयोजन है राष्ट्रीय जनजात भागीदारी उत्सव का, ये जनजात विकास विभाग उत्तर प्रदेश, लोक एवं जनजात संस्कृति संस्थान, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI के पर्यटन विभाग के और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रहेगा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसमें भागीदारी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश रहने वाला है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो एक नारा है, जो सपना है, उसी के अंतर्गत नॉर्थ साउथ को कल्चर को एक्सचेंज करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोगों ने हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर हैं, जहां कल्चरल एक्सचेंज। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एकता यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज से एकता यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय स्तर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन हो सके। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री के रूप में जब आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने सरदार सरोवर पर नर्मदा नदी के तट पर गुजरात के केवड़िया में पूरे देश भर के अन्नदाता किसानों और श्रमिकों से एकत्र किया गया लोहा और प्रत्येक गांव की मिट्टी को एकत्र करवा करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य वहां पर किया। आज वह दुनिया का टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए
भारतीय जनता पार्टी ने इस एकता यात्रा का आयोजन भी किया है। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय एकता दौड़ रन फॉर। उधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकता यात्रा और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की थी। उन्होंने बताया कि मोदी ने नर्मदा नदी पर बने देश के सबसे बड़े सरदार सरोवर बांध को सरदार पटेल की एकता की प्रेरणा से जोड़ा और उसी माध्यम से वीरान स्थल को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया। आज ये हमारा सौभाग्य है, पूरा देश भारत माता के एक महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम को पूरे उत्साह उमंग के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित कर रही है। भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की वर्तमान पीढ़ी सम्मान दे सके। आजादी के बाद यह एहसास पहली बार इस देशवासियों को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हो पाया था, जब उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और यह आयोजन बृहद पैमाने पर राष्ट्रीय एकता के कारक बने, इसको लेकर के जो आयोजन प्रारंभ हुए, वह आज के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित होना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम बनाया था, उसका नाम सरदार सरोवर रखा। सरदार सरोवर डैम के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे स्थल को जो वीरान था, आज देश और दुनिया का एक बेहतरीन टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया। कारण है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, दुनिया की जितनी भी प्रतिमाएं अब तक बनी हैं, उन सब में सबसे विशाल और विराट प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर लगी है। ये प्रतिमा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है, भारत की एकता की मूर्ति है, जो लौह पुरुष के रूप में पूरे भारत को मार्गदर्शन दे रहा है। और गुजरात के सरदार सरोवर के तट पर स्थित प्रतिमा केवल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले